समिति जिसमें से एक है कि 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। तो इन सभी समितियों के अध्यक्ष भी आप देख लेना, टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर रखा है इमेज। अगला सवाल देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था और इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो निर्मित की गई है। संविधान सभा का निर्वाचन कब किया गया? संविधान सभा का जो निर्वाचन किया गया वो जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों ने यहाँ पर चुनाव किए हैं और इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य यहाँ पर 15 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बात करें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है वो अपनाया गया। अगला सवाल, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में शामिल? आप कमेंट करके बताइए। वित्त विधेयक आया था यहाँ पर किस, कोई बहुत से कैंडिडेट ये भी बता रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण है वो किस अनुच्छेद में, तो दोनों में आपको बता देता हूँ। वित्त विधेयक है ये आपके अनुच्छेद 110 में है, जो आपकी धन विधेयक वाला। तो वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में? नहीं, ये था आपके धन विधेयक। ओके, धन विधेयक हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। सवाल ये आया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि बहुत से कैंडिडेट ने बताया, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, रिपीटेड सवाल है, अनुच्छेद 112 में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है, तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। और बात करूं मैं धन विधेयक की तो 110 में। दिल्ली एनसीआर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है? तो इसमें पूछा गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो घोषित किया गया है? तो ये आपके संविधान संशोधन हुआ था 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसके तहत यहाँ पर अनुच्छेद 239 ए, इसी दोनों अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो घोषित किया गया। तो ये आर्टिकल पूछा है तो हो जाएगा 239 डबल ए हो जाएगा। संविधान संशोधन की बात करें तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। अगला सवाल देखिए, नुआखाई त्योहार कहाँ का है? रिपीटेड सवाल हो जाएगा। नुआखाई त्योहार है ये आपके ओडिशा राज्य में। किस राज्य का है? ओडिशा में है और छत्तीसगढ़ में भी मनाते हैं। आपकी आंसर ओडिशा करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना आपको पता होना चाहिए, ये योजना है जन धन योजना। ये किससे संबंधित है? तो ये है आपके बैंक खाता खुलवाने से संबंधित। देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना इस योजना से जुड़ी हुई ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लागू शुभारंभ किया था और घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। और नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर एसबीआई बैंक के चेयरमैन, सवाल ये पूछा गया था इसमें दिनेश कुमार खारा किस बैंक के चेयरमैन हाल ही में नियुक्त हुए हैं 7 अक्टूबर 2020 को? तो वो एसबीआई के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार खारा। सेबी की स्थापना आपको पूछे, जो एनएससी बीएससी हैं वो सभी रेगुलेटेड की जाती है सेबी के द्वारा, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी शेयर मार्केट पूरा ये नियंत्रित करता है, जिसकी स्थापना अप्रैल 12 1988 को स्थापना हुई थी। और सेबी अधिनियम जो 1992 वाला अधिनियम है उसके तहत इसको वैधानिक मान्यता मिली है सेबी को 30 जनवरी 1992 को, और स्थापना 1988 को हुई थी 12 अप्रैल में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। पद्म पुरस्कार जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सभी पुरस्कार हैं। और भारत रत्न की यहाँ तक कि 1954 में शुरुआत हुई है, तो 2 जनवरी 1954 को पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रथम शासक संस्थापक है तो बहलोल लोधी थे। 1491 में लोधी वंश की स्थापना इन्होंने की थी। यदि अंतिम पूछ लें लास्ट रूलर कौन थे लोधी डायनेस्टी के, तो वो इब्राहिम लोधी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? तो गुल खिले तो 16, यानी गुलाम वंश सबसे पहला 1206 से, सवाल ये पूछा गया था 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? तो 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुलाम वंश यहाँ पर ये सन जरूर याद रखना 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश से 1290 से 1320, उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 और शहीद डायनेस्टी हो जाएगी 1414 से 1451। लोधी वंश है आपके 51 से 1526 है। और इनमें से प्रथम 4 जो वंश है वो तुर्की है और अंतिम जो लोधी है वो अफगान का है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेटर, तो 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी ने इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अगला सवाल यहाँ पर गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से? आप कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन थे। बाकी मैं बात करूँ गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, तो उसमें आपके आ जाते हैं जैसे कोयला हो गया, जो जीवाश्म ईंधन हो गई, पृथ्वी के खनिज हैं, धातु अयस्क हैं, ये सभी आपकी पेट्रोलियम वगैरह गैर नवीकरणीय हैं। और जो नवीकरणीय कौन से हो जाएगी, जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा के
स्रोत हो जाएंगे। यहाँ पर संन्यास से एक तो ये एम एस धोनी का पूछा गया है, सेकंड ये भी पूछा गया है कि यान बेल किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने सितंबर 2020 में हाल ही में संन्यास लिया, तो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएंगे। नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी, ये आपको पूछा है, तो नेपाल की मैं लार्जेस्ट रिवर की बात करूँ तो वो सप्तकोशी हो जाएगी, और लॉन्गेस्ट की बात करें तो ये करनाली रिवर हो जाएगी। तो जो भी ऑप्शन था आप कमेंट करके बता देना। दक्षिण त्रिपुरा से निकलने वाली नदी जो बांग्लादेश से सीमा बनाती है, तो दक्षिण त्रिपुरा से निकलने वाली नदी जो त्रिपुरा से निकलती है और भारत बांग्लादेश के साथ बाउंड्री साझा करती है वो है मुहुरी नदी। मुहुरी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय एशियन नदी भी कहा जाता है। ये निकलती है दोस्तों लुसाई हिल्स जो त्रिपुरा और मिजोरम में है, और मुहुरी को लिटिल फेनी भी कहा जाता है, तो ये लिटिल फेनी रिवर। अगला सवाल लिखिए, फर्स्ट वुमन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। तो कुछ कैंडिडेट ने कमेंट करके बताया कि सेकंड का पूछा गया, तो मैं आपको सारा बता देता हूं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। फर्स्ट वुमन लेफ्टिनेंट जनरल है जो इंडियन आर्मी के, जो रिपीटेड सवाल है सीपीयू में शायद आया था, वो है पुनीता अरोड़ा। और सेकंड है पद्मावती बंदोपाध्याय है, सेकंड जो वुमन है जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो पद्मावती बंदोपाध्याय। प्रथम है पुनीता अरोड़ा। और थर्ड की बात करें, ये भी करंट अफेयर्स का है, तो वो है माधुरी कानितकर हैं, वो तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल। अगला सवाल देखिए, फीफा का हेडक्वार्टर आपको पूछा है, तो ऑप्शन में था स्विट्जरलैंड, करेक्ट हो जाएगा। जूरिक का स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। बहुत बार फीफा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित प्रथम मंदिर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों जो मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, राजस्थान में है, सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। तो दिलवाड़ा के जो जैन टेम्पल है वो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मंदिर हो जाएंगे, जहाँ पर प्रथम मंदिर है विमल वसाई मंदिर है, प्रथम तीर्थंकर है, उनको समर्पित है, 11वीं सदी में बना था ये। नेक्स्ट में देखिए, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है। बड़ा इमाम बाड़ा है लखनऊ यूपी में। कहाँ पर है, लखनऊ यूपी में है। और ये एक ऐतिहासिक धरोहर हो जाएगी जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। और अवध के नवाब आशाफ उद दौरानी ने 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ में है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट में देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे कवि इकबाल, उर्दू कवि इकबाल थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष 1930 में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह खान थे। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को आयोजित अपने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, श्री जयवर्धनापुरा कोटे किसकी कैपिटल है, तो श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनापुरा कोटे। एक पर्वत चोटी का नाम अस्पष्ट है, क्या नाम था, उसके रिगार्डिंग सवाल था, आप कमेंट करके बताना क्या पूछा गया था और चोटी का नाम क्या था वहाँ पर। भारत की अंतरिम सरकार जो कैबिनेट है उसका गठन कब हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रही थी। और कौन मंत्री थे अंतरिम सरकार के कैबिनेट के सवाल पूछा जाता है यहाँ से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे वल्लभ भाई पटेल के पास, गृह सूचना और प्रसारण था। बलदेव सिंह, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है एसएससी के द्वारा, रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में और प्रथम रक्षा मंत्री भी। तो ये सभी आपको याद में रखना है। राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे प्रथम अंतरिम सरकार में। राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि, आशफ अली रेलवे, जगजीवन राम पूछा हुआ श्रम मंत्री। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर देख लेना। अगला सवाल देखिए, विषाणु जनित रोग कौन सा, ऑप्शन में पोलियो था जो एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा, एक वायरस जनित रोग है पोलियो। भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो भूरा कोयला हो जाएगा लिग्नाइट। और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि कोयला की सबसे घटिया किस्म कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए पीट, जो पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमनी है, एंथ्रासाइट, ये 4 किस्में रहती हैं। पीट सबसे घटिया, एंथ्रासाइट सबसे उच्च किस्म रहती है कोयला की। और ये सवाल था भूरा कोयला लिग्नाइट करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, शिवाजी ने कहा हिंदू धर्म के लिए, तो इसके रिगार्डिंग अस्पष्ट